देखिए बेटा, आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 3, कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने जब लास्ट क्लास पढ़ी थी बेटा, उसके अंदर ना हमने एक सिंगुलर सेट्स का कुछ फीचर्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो। तो क्या था उसके अंदर? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, फिर क्या था? प्रेजेंटेशन, उसके बाद एनालाइजेशन और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। यही था ना? तो उसी का सबसे पहला पार्ट करने जा रहे हो आप। क्या है यहाँ पे? कलेक्शन ऑफ डाटा। भाई सबसे पहले स्टैट्स का जो मेन पार्ट है, देखो अभी तक स्टैट्स के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने सिर्फ ये पढ़ा कि स्टैट्स क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि सर जो उसका पहला स्टेप है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा, उस कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए ना इन 4-5 बंदों को जानना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, इनसे जान पहचान करते हैं पहले। सबसे पहला होता है बेटा यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर। द पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज अ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, वो पर्सन जो कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करता है, या बेसिकली कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेने जाता है, उसे क्या बोला जाता है वहां पे? इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है। इन्यूमरेटर कौन होता है? द इन्वेस्टिगेटर नीड द हेल्प ऑफ अ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नोन एज अ इन्यूमरेटर। देखो क्या है, एक कंपनी है, उसने एक सर्वे करना है ऑल ओवर दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में एक पर्सन तो हर जगह नहीं घूम पाएगा, तो एक तो हो गया इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर ने क्या करा, अपने नीचे और बहुत सारे बंदे हायर कर दिए कि जाओ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ। तो वो इन्वेस्टिगेटर नहीं कहलाते, वो क्या कहलाते हैं बेटा? इन्वेस्टिगेटर के जो नीचे बंदे हायर हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे इन्यूमिनेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है रिस्पोंडेंट। द पर्सन फ्रॉम whom द स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर नोन एज अ रिस्पोंडेंट। रिस्पॉन्स करना, रिस्पोंडेंट का मतलब क्या है? जो रिस्पॉन्स करता है। यानी कि सपोज करो मैंने आपसे कुछ पूछा, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? इन्वेस्टिगेटर हूँ। आपने मेरे को आंसर किया, तो आप सब क्या हो मेरे लिए? रिस्पोंडेंट हो, यानी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो मेरे क्वेश्चंस का यहाँ पे। ठीक है, सर्वे क्या होता है? कहते हैं सर्वे इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। The purpose of the survey is to collect the data to describe some characteristics like price, quality, usefulness, popularity, honesty, etc. देखो सर्वे आप सब समझते हो भाई, आप देखते हो गली के अंदर भी बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, सर्फ लेके घूम रहे हैं, ये खरीद लो जी, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये सर्वे कर रहे हैं, छोटे छोटे पाउच बांट रहे हैं आपको। तो सर्वे क्या है? अलग अलग कंपनीज का अलग अलग मेथड है, अलग अलग रूल्स है। सर्वे का मतलब बेसिकली होता है अपने प्रोडक्ट की जानकारी के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, या शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, कस्टमर रिव्यू लेने के लिए क्या किया जाता है? एक तरीके से सर्वे किया जाता है, या कस्टमर की डिमांड को पता करने के लिए कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है, उसके लिए क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है बेसिकली। ठीक है, अब इनको याद रखना बस। अब आता है एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ डाटा। कहता है कि जो डाटा हमें रिसीव होता है ना बेटा, उसके सोर्सेज क्या क्या है। देखो, एक होता है बेटा इंटरनल सोर्स, और एक होता है हमारा। अब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स में फर्क क्या है? कहता है दो मेन सोर्सेज है, जिसमें सबसे पहला कौन सा आता है सर? हमारा इंटरनल सोर्स आता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड, इट इज नोन एज अ इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा। यानी आप किसी एक संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आप अंदर से ही कोई न्यूज निकलवाते हो, तो उसे क्या बोलोगे आप? इंटरनल सोर्स बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी पब्लिश इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल सेल्स, लोन, वेजेस एक्सेट्रा। एक कंपनी ने ना अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकाली और उसने बताया कि इस साल मेरे पास इतनी संपत्ति थी, इतना पैसा था। तो बेटा ये बात किसको पता होगी? बाहर वाले लोगों को या अंदर वाले लोगों को? भाई आपके घर में पैसा कितना है, आपकी असेट्स कितनी है, आपके घर में गाड़ियां कितनी है, वो आपको पता होगा ना, बाहर वाले को तो नहीं पता होगा। यानी ये जो न्यूज आई कहां से आई है? ये इंटरनल सोर्स से आई है। कहां से आई है बेटा? ये डाटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू द इंटरनल सोर्स इज कॉल्ड अ इंटरनल डाटा। और जो इंटरनल सोर्स से आप डाटा इकट्ठा करते हो, उस डाटा को क्या बोला जाता है? यहाँ पे इंटरनल डाटा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है बेटा एक्सटर्नल सोर्स। किसे कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्स रेफर्स टू द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप उसी को क्या करते हो? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कलेक्ट करते हो। एक एग्जांपल है यहाँ पे, उससे समझ आ जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल, इफ अ टूर एंड ट्रेवल कंपनी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन यूपी टूरिज्म फ्रॉम उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इट वुड बी नोन एज अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ। ठीक है, क्या कि मेरे को ये पता करना था कि मेरा टूर एंड ट्रेवल का काम है, मान लो यूपी में हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है यूपी की, उसको कॉल किया और ये पता किया कि भैया यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ का क्या खर्चा है, ट्रेवलिंग कॉस्ट क्या है, या कितने टोल पड़ते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये मैं कहाँ से गैदर कर रहा हूँ? इन्फॉर्मेशन बाहर से गैदर कर रहा हूँ। तो ये कौन सी हो गई सर? हमारी एक्सटर्नल सोर्स हो जाती है। क्या हो जाती है हमारी ये? ठीक है, डाटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू द एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड अ एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम अ प्राइमरी एज वेल एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये दोनों जगह से कलेक्ट कर सकते हो, प्राइमरी सोर्स से भी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। कहता है एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। और ये क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है।
किस तरीके से आता है, ये आता है डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। इस नाम से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया एग्जाम में। तो देखो बेटा प्राइमरी डाटा क्या है, बेसिकली इसको ऐसे समझो, आप क्रिकेट मैच देखने ग्राउंड में बैठे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो और कहाँ पे बैठ के देख रहे हो, ग्राउंड में बैठ के देख रहे हो, तो वो आपको जो वहां से आ रहा है चौका छक्का आउट, वो क्या है, सारा आपका प्राइमरी डाटा है, क्योंकि आप जिस जगह पे वो चीज हो रही है वहां पे लाइव बैठ के देख रहे हो उसको। एक पर्सन अपने घर पे बैठ के देख रहा है, रेडियो पे सुन रहा है, वो उसके लिए क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा, क्योंकि वो किसी और से पब्लिश होके आ रहा है। और कभी भी जिनको पता नहीं है, आप कभी भी अब जीनियस बनना चाहो तो एक बार नोटिस करना इस चीज को, क्रिकेट में मतलब मान लो ग्राउंड में कोई भाई बैठा है, उससे आप फोन पे बात करो, इधर आप रेडियो चला लो और इधर टीवी चला लो, तीनों के अंदर अगर चौका पड़ा है तो तीनों पे उसका पब्लिश होने में ना सेकंड्स का फर्क होता है, मिली सेकंड्स का। सबसे पहले तो उसे ही पता चलेगा जो ग्राउंड में बैठा है, उसके बाद रेडियो पे आता है, क्योंकि रेडियो की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, टीवी के, और उसके बाद तीसरे नंबर पे किस पे आता है वो, ठीक है। तो ये तीन आने में टाइम लगता है, लेकिन टाइम जो होता है ना वो मिली सेकंड्स का होता है, तो हम इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन मिली सेकंड्स का फर्क आता है सब में। तो इसका मतलब सर, अगर प्लेस ऑफ ओरिजिन या जहां पे वो चीज हो रही है आप वहां पे बैठ के उस चीज को देख रहे हो, तो वो कौन सा सोर्स हो गया, आपका प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है। और अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एक तरीके से बेसिकली ऐसे समझो, आपके घर में किसी की शादी थी, आपके आधे घर वाले वहां पे चले गए, वो वहां पे शादी अटेंड कर रहे हैं, वो उनका कौन सा सोर्स हो गया, प्राइमरी, वो आपको वहां से वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, वो कौन सा सोर्स हो गया अब आपका, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कहते हैं प्राइमरी डाटा इज द डाटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ये वो डाटा होता है बेटा, प्राइमरी का मतलब ही क्या, पहली बार। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो एजेंसी ने पहली बार खुद से कलेक्ट किया था किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फिर कहता था सोर्स फ्रॉम विच द प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड इज कॉल्ड अ प्राइमरी सोर्स। जिससे हम कलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, हम यहाँ पे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस को हिंदी में समझ लो जनगणना, ठीक है, जो जनगणना होती है हर 10 साल में एक बार होती है, conducted by the government of India. Such data is original in character as it's collected for the first time and it is first hand information। और ये क्या होती है सर, हमारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। प्राइमरी डाटा वंस कलेक्टेड एंड पब्लिश बिकम अ सेकेंडरी डाटा, ये भी है। जैसे ही वो प्राइमरी डाटा कहीं पे भी लगा दिया जाएगा, न्यूज चैनल पे आ गया, कहीं पे भी आ गया, वो क्या बन गया सर, सेकेंड। अब आप ये देखो, जो मैच की बात मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो कितनी देर में सेकेंडरी बन जाता है, विद इन अ सेकंड बन जाता है ना भाई। वहां से लाइव कैमरा चल रहा है, जैसे ही वो टीवी चैनल पे आएगा सेकेंडरी बन जाएगा, यानी विद इन अ सेकंड प्राइमरी डाटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका सेकेंडरी में। किसी भी जगह पे अगर वो पब्लिश हो गया तो वो क्या बन जाएगा बेटा, आपका सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी डाटा क्या होता है सर, the data which is not directly collected but rather obtained from the published or unpublished source is known as a secondary data, ठीक है। सेकेंडरी डाटा सर वो डाटा होता है जो कि कहीं और से हमें मिलता है, ऑलरेडी कहीं पे पब्लिश हो चुका है, हम न्यूज़पेपर के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू या फिर यूट्यूब वगैरह के थ्रू हमें मिलता है, तो वो सब क्या कहलाता है, आपका सेकेंडरी डाटा कहलाता है। इट इज आल्सो नोन एज अ सेकेंड हैंड डाटा। फिर आता है दीज आर नॉट ओरिजिनल डाटा सिंस द इन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर themselves do not collect this data, क्योंकि इसे हमने खुद से जाके कलेक्ट नहीं किया, किसी और ने कलेक्ट किया था, सिर्फ हमने उससे वो लिया है, ठीक है। they simply make use of the data collected by the others। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली दूसरे के डाटा को कलेक्ट करे हुए को हम अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ। देखो यहाँ पे अब ये ना खुद भी बता सकते हो, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियर हो गया होगा तो। प्राइमरी और सेकेंडरी में सबसे पहला ओरिजिनलिटी, खुद बताना ओरिजिनल कौन सा होगा दोनों में से, क्योंकि सर खुद जाके कलेक्ट किया है, तो देखो यही लिखा है प्राइमरी डाटा और ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद से जाके कलेक्ट करके लाया था। सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल सिंस इन्वेस्टिगेटर मेक यूज ऑफ द डाटा कलेक्टेड बाय द अदर एजेंसी, क्योंकि ये वो डाटा है जो कि किसी और ने कलेक्ट किया था, सिर्फ हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से यूज कर रहे हैं। सोर्स, सोर्स कौन सा होता है, प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द सम एजेंसी और अ पर्सन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन का मेथड यूज करते हैं, खुद से जाके इकट्ठा करते हैं। सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय द सम पर्सन और एजेंसी एंड रेडी फॉर द यूज, किसी और ने उसको ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ है, सिर्फ आप उससे क्या कर रहे हो, उसको लेके यूज कर रहे हो। टाइम फैक्टर, दोनों में से टाइम किसमें ज्यादा लगता होगा, प्राइमरी के अंदर बेटा सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, प्राइमरी में, क्योंकि प्राइमरी डाटा को आपको खुद से जाके पहली बार कलेक्ट करना पड़ता है।
भैया आपको घर बैठ के टीवी देखने में मैच में ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ से उठ के स्टेडियम जाने में लगेगा? खर्चा कहाँ पे ज्यादा आएगा, स्टेडियम जाने में या घर पे बैठने में? स्टेडियम जाने में। तो देखो अगला पॉइंट भी क्या है, कॉस्ट फैक्टर। तो कॉस्ट भी किसमें ज्यादा आती है सर? प्राइमरी में ज्यादा आती है, सेकेंडरी में। अब देखो क्या लिखा है, टाइम फैक्टर में लिखा है इट रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम फॉर द डाटा कलेक्शन। इसके लिए क्या चाहिए होता है सर? हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। सेकेंडरी डाटा रिक्वायर्स लेस टाइम। सेकेंडरी डाटा को क्या चाहिए होता है सर? कम टाइम चाहिए होता है। The collection of the primary data requires a considerable amount of money and personnel as whole plan of the investigation is initiated। क्योंकि सारा का सारा किसके ऊपर होता है? हमें पूरा का पूरा प्रोसेस करना है। बेसिकली इसको ऐसे समझो, सर मुझे घर से गाड़ी निकालनी है, पेट्रोल डलवाना है, स्टेडियम जाना है, एंट्री टिकट लेनी है, तो खर्चा किसमें ज्यादा है सर? इस तरीके से मैच देखने में ज्यादा है, क्योंकि पूरी प्रोसेस फॉलो करोगे। और घर पे बैठ के देखना है, टीवी ऑन करा देख लिया, तो यानी उसमें कॉस्ट भी कम आएगी और टाइम भी कम लगता है। तो प्राइमरी डाटा ज्यादा कॉस्टली है और टाइम भी किसमें ज्यादा लगेगा? प्राइमरी में। सेकेंडरी डाटा सस्ता होता है और टाइम भी क्या होता है बेटा? उसमें कम कंज्यूम होता है। अब आता है रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन सा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? भाई ऑब्वियस ही बात है, जो स्टेडियम में हो रहा है वो ज्यादा भरोसे वाला है, ना कि जो चैनल्स के ऊपर आ रहा है ना भाई। अब न्यूज चैनल की बात देख लो आप, कितना कुछ होता है। ठीक है, अभी कल का क्या रहा, रोनाल्डो का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या रहा कल का, क्या हुआ है पता है किसी को? ठीक है, देखो बेसिकली मैं बता देता हूं, अब उसका यहाँ पे यूज हो जाएगा उसमें एग्जांपल का। बेसिकली क्या था बेटा, अभी वर्ल्ड का जो सबसे टॉप चैनल था ना वो था टी सीरीज। इंडिया का जो टी सीरीज था वो वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल था। उसके अलावा एक और चैनल चल रहा था, ठीक है, मिस्टर बीस, वो चल रहा था। उसको करने में लगे थे 132 दिन, मिस्टर बीस को 132 दिन लगे थे इतने मिलियंस फॉलोअर्स बनाने में। ठीक है, और टी सीरीज तो खैर बहुत पुराना चल रहा है। रोनाल्डो ने क्या करा कि कल परसों जब भी करा होगा, उसने अपना जस्ट चैनल लॉन्च करा और विद इन 18 आवर्स सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। 18 घंटे के अंदर जो उन्होंने इतने सालों में करा, उसने 18 घंटे में अचीव कर दिया। अब यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ वो क्या है, हम बात किसके कर रहे थे सर कि जो रिलायबिलिटी है, ठीक, सॉरी, हम किसकी बात का पॉइंट था यहाँ पे, बेसिकली जो डाटा इकट्ठा होता है, या जैसे हम बात कर रहे हैं ना फैक्टर्स की, तो देखो यहाँ पे जो प्राइमरी डाटा होता है बेटा वो क्या होता है, ज्यादा एक तरीके से रिलायबल होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब अगर आप वो पोस्ट देखोगे ना, कोई कह रहा है 18 घंटे, कोई कह रहा है 24 घंटे, कोई कह रहा है 17 घंटे, कोई कह रहा है 18 मिलियन, कोई कह रहा है 20 मिलियन, कोई कह रहा है 22 मिलियन। यानी कि सर जो पब्लिश सोर्स है वो ज्यादा रिलायबल, सब इंस्टा के जितने भी वो बन के आ रही है क्लिप, सब पे कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आ रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा है डाटा। लेकिन सर जो एक्चुअल में जहां पे हुआ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बिल्कुल रिलायबल भी होगा और भरोसे लायक भी होगा, क्योंकि वो पहली बार हुआ था और इन्वेस्टिगेटर ने क्या करा होगा, खुद से वहां पे कलेक्ट करा होगा। तो प्राइमरी डाटा इज मोर रिलायबल देन द सेकेंडरी डाटा। आई बात समझ? जैसे कि आपका रिजल्ट आएगा, तो जब अगर टीचर पीटीएम में ना दे और डायरेक्ट आपके हैंड में दे दे उसको, भैया ये पकड़ो जी आपका रिजल्ट, वो आपके लिए हो गया प्राइमरी डाटा। घर पहुंचने पहुंचने तक सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल रहे या ना रहे वो आप पे डिपेंड करेगा, है ना भाई। तो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो बेसिक वो समझ लो एग्जांपल। अब समझो आगे। अब बेटा यहां से जो है ना, इसको समझना बेटा, ध्यान से सुनना। ये सारा जो पढ़ाऊंगा ना, कुछ भी याद करने वाला नहीं है, ऊपर वाले तक याद कर सकते हो। यहां से पता है क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं डाटा को कलेक्ट करने के। मैं सिर्फ सुनाऊंगा आपको, आपने भी क्या करना है, जब आपका एग्जाम होगा इसका, तब आपने ये लेक्चर दोबारा से सुन के जाना है सिर्फ। अभी समझ जाओगे क्यों कह रहा हूं, ये मैं याद नहीं होती है ये चीजें, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको समझ में होनी चाहिए कि इसमें होता क्या है, कैसे होता है। अब देखो यहाँ लिखा है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहला आता है बेटा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या आया? डायरेक्ट पर्सनल। इसके नाम से ही पता चल रहा है सर ये वो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर क्या जाएगा, रिस्पोंडेंट के पास जाएगा और सीधी खबर लेके आएगा, है ना। यानी 1-to-1 कनेक्शन होगा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होगा ये बेसिकली। देखो क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा बाय हैविंग अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट एंड कंडक्ट्स ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। ठीक है, बेसिकली देखो क्या है, आप में से किसी बच्चे ने लास्ट क्लास में छुट्टी करी। अब मैंने क्या करा, या तो आप आज आए, मैंने डायरेक्टली आपसे पूछा बेटा लास्ट क्लास में छुट्टी पे क्यों होते, टेस्ट था, आपने छुट्टी क्यों कर ली। ये जो मैंने पूछा ना, ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गई, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर हो गया, आप क्या होगा, एक तरीके से इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट हो गए। तो इसे बोलेंगे क्या हम, एक तरीके से डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अभी दूसरे पे भी आएंगे, ठीक है, आपको ये फिर ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा है, द इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फील्ड पर्सनली, कॉन्टेक्ट द रिस्पोंडेंट एंड कन्विंस देम इन गिविंग द इंफॉर्मेशन अंडर अ स्टडी।
इसमें इन्वेस्टिगेटर उस जगह पे जाएगा, रिस्पोंडेंट से मिलेगा और उसे कहेगा कि भैया मेरे को सही से बताओ। अब इसमें ना इतना कुछ नहीं करना हमें। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे ये वाला, देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ना बेटा, इसने क्या करा, एक सर्वे करा, इसने ये देखा कि भैया मैं पहले HUL समझ लो जिसको नहीं पता, आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं उसमें मोस्टली HUL के हैं, आपको शायद पता हो शायद ना पता हो। जब भी आप कोई साबुन खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो ना, उसके पीछे देखना HUL लिखा ही मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी अलग अलग साबुन आ रहे हैं, जितने भी सर्फ्स आ रहे हैं, सब किसके अंडर बनते हैं, HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। एक्चुअल में ना हमें ब्रांड नहीं पता होता, सबसे बड़ी बात ये है, हमें ये पता लक्स साबुन आता है, लेकिन ये नहीं पता लक्स ब्रांड नहीं है। लक्स क्या है, प्रोडक्ट है। ब्रांड कौन है, यूनिलीवर है। बनाने वाला कौन है, उसको यूनिलीवर है। दोनों में फर्क होता है, ब्रांड और प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, फर्क होता है। देखो जैसे मारुति क्या है, ब्रांड है, मारुति वैगनार, बलेनो, इन्विक्टो, ठीक है, उसके बाद जितनी भी गाड़ियां उसकी आ रही हैं वो सब क्या है बेटा, उसके प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। समझ आ गई अब देखो तो इसमें इसने क्या एग्जांपल दिया है कि यूनिलीवर ने क्या करा, एक सर्वे कंडक्ट करा और वहां पे जाके डोर टू डोर जाके ये पूछा गया, भैया हम ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये बताओ कितना यूजफुल रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या आते हैं या इसके नेगेटिव्स क्या आते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके सबसे पूछ के। अब ये वाला मेथड बेटा यूज कहां कहां पे हो सकता है, व्हेन डिटेल इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड। ये मेथड बेटा हम तब लगाएंगे जब हमें क्या चाहिए होगी, बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन और सच्ची इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। दूसरा, व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, जब बहुत बड़े एरिया में आपको नहीं जाना है, एक छोटा सा एरिया कवर करना है, तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, और जो इंक्वायरी का नेचर है ना बेटा, वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल नेचर है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है कि आप उसको किसी और से शेयर नहीं करना चाहते, आप क्या चाहते हो कि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे तक ही रहे। When maximum degree of accuracy is needed, या फिर जब आपको क्या चाहिए हो बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए हो, एक्यूरेसी चाहिए हो किसी चीज की। When importance is given to the originality, या आप चाहते हो कि जो डाटा मेरे को मिले वो कैसा मिलना चाहिए, मेरे को ओरिजिनल मिलना चाहिए, तब आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जितने भी मेथड्स पढ़ोगे ना वो ऐसे ही चलेंगे, मेथड, सुटेबिलिटी, फिर उसके मेरिट्स, और फिर क्या उसके चलेंगे, डीमेरिट्स। अब इसके देखो मेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहला मेरिट क्या है सर, ओरिजिनलिटी, क्योंकि सर मैं डायरेक्टली फेस टू फेस जाके कलेक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो डाटा निकल के आएगा ये कैसे निकल के आएगा सर, बिल्कुल ओरिजिनल आएगा। उसके बाद सर रिलायबल एंड एक्यूरेट, क्योंकि सर ये डाटा मैंने क्या करा था, खुद से जाके इकट्ठा किया था, तो इसके ऊपर भरोसा तो होगा ही होगा मेरे को, रिलायबल भी होगा और ये क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद से जा रहा है वहां पे कलेक्ट करने। तो देखो लिखा भी है, कहता है दिस मेथड फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ authentic and reliable information. The first hand information obtained by the investigator himself is bound to be more reliable and accurate, क्योंकि उसने खुद से कलेक्ट करी थी, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, तो वो क्या होगी सर, बहुत ज्यादा भरोसे वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है ये समझना। फ्लेक्सिबिलिटी ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल में क्या हुआ कि अब मान लो मैंने जैसे पूछा आपसे, ठीक है, अब मैंने आपसे जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था कि बेटा आप में से कोई छुट्टी करता है, मैंने आपसे पूछ लिया आप क्यों नहीं आए, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आप नहीं आए और मैंने आपके किसी फ्रेंड से पूछ लिया होता तो 2-3 आंसर्स ही आते हैं, वो डिपेंड करता है आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन कैसे चल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे चल रहे हैं तो आपकी तबीयत खराब थी, ठीक है ना, दोस्ती बहुत पक्की चल रही है तो आंसर आएगा सर उसकी ना तबीयत खराब है, वो घर पे रेस्ट कर रहा है। और अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो भले ही तबीयत खराब हो, फिर आप बंक पे होगे उस टाइम, क्योंकि छूटते ही बोलेगा सर कहाँ पे है, बंक पे है। सर ट्यूशन के लिए तो मैंने देखा था, वो आया तो था लेकिन ट्यूशन नहीं आया। तो डिपेंड करता है इस आंसर का, तो बेसिक समझो। अब थोड़ा सा सीरियस पॉइंट में से, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैं किसी और को भेजूंगा तो वो उतना ही पूछ के आएगा जितना मैंने उसे कहा था। अब बच्चा मेरे सामने आया, ठीक है, मेरे से उसने क्या कहा कि सर मैं छुट्टी पे था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अब मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई कल तो मैंने आपको वहां पे देखा था। अब उसके आंसर चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मेरे उस पर क्वेश्चनिंग चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जब इन्वेस्टिगेटर खुद से वहां पे है। और ऐसे समझो आपका अकाउंट्स का या इकोनॉमिक्स का पेपर चल रहा है और वहां पे जो आपका टीचर है, एग्जामिनर है, वो भी अकाउंट्स का ही है या इकोनॉमिक्स का ही है, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, मान लो कोई क्वेश्चन गलत आया है तो आप सर से कहोगे सर ये ना क्वेश्चन गलत लिखा है, तो वो कहेगा हाँ ये गलत है, आप इसे चेंज कर लो, या वो आपको थोड़ी हेल्प कर देगा उसके अंदर। क्यों, क्योंकि वो खुद ही उसी चीज का टीचर था, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी है बताने में। लेकिन अगर कोई और दूसरा टीचर होगा तो वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि सर जब इन्वेस्टिगेटर सामने होता है तो फ्लेक्सिबल होता है कि क्वेश्चंस को चेंज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है।
इसके बाद आता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब भी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिफॉर्मिटी का मतलब पता है क्या है बेसिकली? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है जब इन्वेस्टिगेटर खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना, तो एक सी इंफॉर्मेशन आती है। देखो ये ना कई बार आप में भी देखना, अब मान लो, ध्यान से सुनना इस चीज को ऐसे, अब मैंने किसी से क्या पूछा था, वही एग्जांपल कंटिन्यू रखते हैं, भैया वो छुट्टी पे क्यों था, ठीक है, उसने आंसर कर दिया कि सर उसकी ना तबीयत खराब थी, ठीक है, चलो जी। अब क्या हुआ, अगले बैच में बैच शिफ्ट होता है, इकोनॉमिक्स के बच्चे चले गए, अकाउंट्स में बच्चे आ गए, एक बच्चा सिर्फ अकाउंट्स में आता था और वो भी उसका फ्रेंड था। चांस की बात है मेरी चेयर के पास ही आके बैठ गया यहीं पे, मैं अटेंडेंस ले रहा था, मैंने कहा भाई तेरा दोस्त नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, क्या सर पता नहीं, अभी तो डीडी फ्लैट्स में मोमोज खा रहा था वो तो। अब दो हो गई बात, ठीक है, इतने में जाते जाते तीसरा मिल गया, उससे पूछ लूंगा, ठीक है, सर वो तो ठीक था, उसकी बहन की तबीयत खराब थी, वो डॉक्टर के लेके गया था उसे, अब बहन की तबीयत खराब हो गई। तो यानी कि जब आप जितने लोग जोड़ते चले जाओगे, उतनी ही इंफॉर्मेशन क्या होती चली जाएगी बेटा, अलग अलग होती चली जाएगी, ठीक है। तो यानी अगर इन्वेस्टिगेटर है तो वहां पे न्यूज कैसी मिलेगी आपको, बिल्कुल यूनिफॉर्म मिलेगी, और अगर इन्वेस्टिगेटर नहीं है तो वहां पे क्या होता चला जाएगा, वो बिल्कुल चेंज। देखो ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना इन्वेस्टिगेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन बताता हूँ। हम बेटा उस टाइम ये लगा लो 2005 की बात बता रहा हूँ, 10th क्लास में थे, ठीक है। अभी यहीं पे एक फ्रेंड रहता है मेरा, वो फ्रेंड था, उसका स्कूल होता था डीएवी श्रेष्ठ विहार, ठीक। उस टाइम पे ना आपकी तरह इतने व्हीकल्स नहीं मिलते थे हमें, गलती से कोई किसी पापा छुट्टी पे थे तो उनकी बाइक खड़ी है तो ले गया कोई गलती से निकाल के, ऐसे सिस्टम थे, इतनी ज्यादा व्हीकल्स होते नहीं थे। तो उसने क्या करा, कह रहा भाई फीस भर के आनी है, एक काम करते हैं, पापा की बाइक है, पापा की बाइक ले चलते हैं। अब पापा की बाइक भी ऐसी थी, उसके कागज थे नहीं, ठीक है, और मैं उससे कह भी रहा था कि भाई एक काम कर, ऐसे मत कर, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो दिक्कत आएगी। वो कह रहा कुछ नहीं होगा, हम अंदर से निकल जाएंगे। अब और उस टाइम पे पेट्रोल पता है कैसे डलता था बेटा बाइकों में, 20 रुपए का, 30 रुपए का, जितनी पॉकेट अलाउ होती थी इतनी पॉकेट मनी मिलती थी, 20 रुपए का पेट्रोल डलवाया, चल दिया अपना। मतलब 20 रुपए का इतना होता था वहां जाके वापसी आ जाए, वो कई बार तो धक्के लगा के भी आ रहे होते थे क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता था, ठीक है। अब वहां सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ, फीस भर दी डीडीए शेष विहार में, जैसे यू टर्न लिया ना, अब आप भी नोटिस करना ट्रैफिक वाले ना कभी भी यू टर्न पे नहीं खड़े होंगे, यू टर्न लेते ही थोड़ा सा आगे खड़े होंगे, ताकि आप वापसी नहीं हो सकते फिर, क्योंकि वो रूट ही ऐसा है कि अब आप यू टर्न लेके वापसी नहीं जा पाओगे, आपको आगे ही जाना है। अब उन्होंने पकड़ लिया अंकल ने, यहाँ पे बता रहा हूँ इसी मेथड से रिलेटेड। अब उन्होंने वहां पे पकड़ा, हमारे भाई साहब जो थे वो भी अरोड़ा जी थे, ठीक है, वो समझदार ज्यादा थे। अब उनसे पकड़ लिया, वो कह रहे बेटा यहाँ पे कैसे आए हो, अंकल वो स्कूल की फीस सबमिट करने आया था, ये है वो है, आगे से नहीं होगा अंकल, सॉरी 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 करके। अंकल ने पूछ लिया उसका नाम, नाम बता दिया अरोड़ा, पापा का नाम सब उसने डिटेल ले ली पुलिस वाले ने, चलो। अब वो कह रहे हैं ऐसे तो बाइक नहीं छोड़ेंगे, चलान कटेगा इसका। अब अंकल क्या कह रहे हैं, कुछ तो पैसे लगेंगे, वो कह रहे पैसे तो मेरे पास है नहीं, एक काम करो आप अपने पेरेंट्स से बात करा दो, हम आपको छोड़ देंगे। अब उसने क्या करा, हमारा एक और फ्रेंड होता था उस टाइम पे, उसने उसको कॉल कर दिया कि मेरे बड़े भाई से बात कर लो, ठीक है। अब उसे जाके उसने ये कह दिया भाई मैं पुलिस वाले से बात करा रहा हूँ, तू बात कर लियो। पुलिस वाले अंकल और ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने स्पीकर ऑन करा, वो कह रहे बेटा आपके भाई को पकड़ा है ऐसे ऐसे, कागज भी नहीं है बाइक के, ये है वो है, चलो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कह रहा कोई नहीं अंकल जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज के बाद गलती नहीं होगी, मैं देख लूंगा, घर आएगा तो मैं ऐसे ये करूंगा वो करूंगा। अंकल बहुत ज्यादा स्मार्ट थे भाई, उन्होंने सिंपल अगला क्वेश्चन पूछ लिया, बेटा एक बार पापा का नाम बताना, उसने अपने पापा का नाम बता दिया। कह रहे बेटा दोनों भाई और दोनों के पापा अलग अलग, समझ रहे हो। तो भैया ऐसा होता है कि जब डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो उसमें क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कैसे भी चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी समझ आ गया होगा अब अच्छे से सबको, ठीक है। चलो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आया ना हो ये समझ आ गया, पापा का नाम सेम बताना है ना, जो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा। इधर देखो, अब देखो बेटा यहाँ पे, इसके बाद आता है बेटा, इसके अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब वही है कि अगर इन्वेस्टिगेटर गया है ना, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आता है, अगर वो कहीं पे खुद से जाता है तो। अब आता है डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल। डीमेरिट्स क्या है, डू नॉट सुटेबल फॉर अ वाइड एरिया, यानी अगर बहुत बड़ा इलाका है तो हर जगह जाके इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, सर इसके अंदर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, और क्या होता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि डोर टू डोर जाना, हर एक जगह पहुंचने में पैसा क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है। पर्सनल प्रेजुडिस का मतलब क्या है, देखो बेटा यहाँ पे, पर्सनल प्रेजुडिस का मतलब होता है, इसे बोलते हैं एक तरीके से पर्सनल बायस, पक्षपात करना। क्या करना, पक्षपात करना। देखो आज की डेट में ना, कभी आपने न्यूज डिबेट सुनी है, न्यूज डिबेट सुनना,
आज भी मैं सुन रहा था अभी ना, जैसे आप देख रहे हो मतलब बहुत इंडिया का कल्चर क्या है, इंडिया क्या वर्ल्ड में होता है, लेकिन इंडिया में कुछ ज्यादा ही है। अभी जैसे वो कोलकाता वाला चल रहा है गर्ल का, डॉक्टर का, ठीक है, उसके बाद भी 4-5 बिल्कुल सीक्वेंस में होते चले गए हैं, ठीक है। अभी भी एक मेरे ख्याल से 16-14 साल की लड़की का हुआ था, तो उसका जो वो था ना, जिसने मतलब वो करा था, तो वो पकड़ा गया था। तो आज सुबह न्यूज ये आती है कि भैया वो डूब गया और वो मर गया, ठीक है। तो पुलिस ने क्या कहा कि भैया हम उसे उस जगह पे लेके जा रहे थे जहाँ पे ये चीज हुई थी, तो हम वहाँ पे एक तरीके से क्या होता है, उनकी एक प्रोसेस होती है कराने की कि वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन कराते हैं। तो वो कह रहे हैं उसने छलांग मारी और वो डूब गया। समझ गए यहाँ तक की कहानी। अब वहाँ पे न्यूज में डिबेट चल रही है, ठीक है। डिबेट देखो कहाँ से कहाँ घूमी। लड़की के साथ हुआ, लड़का मर गया, यहाँ तक समझ आ रहा है। यहाँ तक भी आ रहा है कि भैया पुलिस वालों ने जान के ना मार दिया हो कि 4 बजे कौन लेके जा रहा है इन्वेस्टिगेशन कराने, हो सकता है मार भी दिया हो, चलो वो भी समझ गए हम बात को। अब वहां पे जो बैठे हुए हैं ना वहाँ टीवी स्क्रीन के ऊपर, वो भाई लॉजिक ही अलग ले गया। मतलब जो रिपोर्टर था वो भी उससे ये कह रहा भाई इस बात का यह मतलब है, कह रहा भैया ये मुस्लिम लड़का था ना इसलिए मार दिया गया। कह रहा भैया यहाँ पे इस बात का कोई मतलब है, यहाँ पे किसी धर्म की बात हुई थी, बात कहाँ हो रही है, वो मर गया, बात लड़की की हो रही है। मतलब इंडिया का जो कल्चर है ना भाई, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल बाइस क्या हो सकता है कहीं पे भी निकाला जा सकता है। और आप कभी भी न्यूज चैनल्स देखोगे ना, न्यूज चैनल में जिस टॉपिक के लिए डिबेट चल रहा है वो टॉपिक कभी नहीं चलता। 90% जो डिबेट चलता है वो हिंदू मुस्लिम पे चल रहा होता है। वहां पे घुमा फिरा के घुसा के कहीं से या तो हिंदू घुसा देंगे या मुसलमान घुसा देंगे, बात वहीं की वहीं रह गई, लड़की वहीं रह गई, लड़का वहीं रह गया, चलो जी अब नया टॉपिक चलता है वहां पे, ठीक है। तो बेसिकली पर्सनल प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है, या पक्षपात करना। क्लियर है। ट्रेंड पर्सनल। और बेटा दूसरी एक दिक्कत क्या आती है कि जब आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हो तो वहां पे जो पर्सनल है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहा है, वो क्या होना चाहिए, एकदम ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो ट्रेंड नहीं है, ठीक है, तो वो बेसिकली उस चीज का आंसर नहीं कर पाएगा। देखो पता है क्या ट्रेंड पर्सनल का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है, दिल्ली की लैंग्वेज अलग है। दिल्ली की लैंग्वेज क्या होती है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब बेसिकली देखो हरियाणा में जाओगे तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग है। मतलब दिल्ली वाला हरियाणा में नहीं चल सकता, हरियाणा वाला दिल्ली में नहीं चल सकता, दोनों आपस में मार लेंगे एक दूसरे को। रीजन, हमारी बात करने की आदत है, अबे इधर आ, कहाँ को जा रहा है, ऐसे हम नॉर्मल हमारी बात है, ठीक है। और भाई क्या हाल चाल है, वहां पे ये लैंग्वेज नहीं चलती। वहां पे अबे का मतलब हो जाता है गाली दे दी तुमने। वहां की लैंग्वेज के अंदर चेंजेस हैं। अभी जैसे 3-4 साल पहले की बात थी, बाई चांस हरियाणा की जाना हो गया, तो रोड पे ही जा रहा हूँ, वहां पे एक साइकिल वाला था भाई। अब हमें रोड नहीं समझ आ रहा कि ये रोड कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा भैया, सिंपल मैं रुका, भाई हम नॉर्मली क्या पूछते हैं दिल्ली में, भाई ये सड़क कहाँ को जा रही है, या भैया ये सड़क कहाँ जा रही है आगे। मैंने भी उससे नॉर्मली पूछा दिल्ली वाली लैंग्वेज में, मैं कहा भैया 1 मिनट रुकना, कह रहे हाँ जी। मैं कहा भैया ये सड़क कहाँ जा रही है, कह रहे सड़क तो वहीं जा रही है जहाँ जा रही है, तुझे कहाँ जाना है। मैं कहा यार नॉर्मल पूछ रहा था भाई, लड़ क्यों रहा है तू मेरे से, मतलब मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ। तो ये ना लैंग्वेज का फर्क आ जाता है भाई। कह सड़क तो वहीं जाएगी जहाँ जा रही है, तुझे कहाँ जाना है तू बता। मैं ठीक है गलती हो गई सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली ना ये डिफरेंसेस है लैंग्वेज के। मतलब उसने भी गलत नहीं बोला, मैंने भी गलत नहीं पूछा, क्या हो गया, हर 100 किलोमीटर बाद इंडिया अलग चलता है भाई, लैंग्वेज ही अलग अलग है हर जगह पे, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, तो ट्रेंड पर्सनल का मतलब है जिस एरिया में आप पर्सनल भेज रहे हो ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेटा, वो ट्रेंड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ के लोगों से बात कैसे करनी है और किस तरीके से काम होता है। अगर आप हर जगह जाके एक कॉमन लैंग्वेज यूज करोगे तो वहाँ पे काम, जैसे अगर ब्रज में चले जाओगे, वृंदावन में जाओगे, वहाँ की लैंग्वेज ही अलग है, ठीक है ना, वो अलग ही लैंग्वेज में बात करते हैं। पंजाब में चले जाओगे वहाँ बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, बदलती रहती है बेटा, एसेंट चेंज हो जाता है ना वहाँ पे। हरियाणा में हरियाणा पंजाबी हो जाती है, मिक्स हो जाते हैं वो सारे। देखो इसके बाद अब आओ बेटा यहाँ पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किसे बोलते हैं। देखो कहता है अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टी। देखो इससे नाम से ही पता चल रहा होगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली नहीं जा रहा वहां पे, वो क्या कर रहा है, किसी और से क्या कर रहा है, आपके बारे में न्यूज ले रहा है। जैसे कि मैंने क्या बताया, आप आए मैंने आपसे पूछा, अब मैंने ये ना करके आपके किसी फ्रेंड से पूछा, तो ये कौन सा मेथड हो गया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है। This method is used when area of investigation is very large or the respondent are reluctant to part with the information due to the various reason। कहते हैं ये मेथड मैं तब यूज करूंगा जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है सर बहुत बड़ा है, मैं हर जगह नहीं जा सकता। दूसरा, जो इन्फॉर्मेंट है ना या जो रिस्पॉन्डेंट है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो हमें किसी और की जरूरत पड़ती है कि भैया इसे तो समझ नहीं आएगी, तू ही बता दे इसके बिहाफ पे। फिर आता है द इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर अ स्मॉल लिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंट पर्संस एंड देयर आंसर्स आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
ठीक है। देखो ये मेथड पता है कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने मूवीज देखी है जिसके अंदर दो फ्रेंड्स थे, उनको पकड़ लिया गया, जेलर ने पकड़ लिया। आपको पता है ये जब पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाते हैं ना बेटा, क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है इनका, ये ना मेंटल गेम खेलते हैं सारे के सारे। अब दो कैदी हैं, दोनों से ना सेम क्वेश्चन पूछेंगे अलग अलग बिठा के, साथ नहीं बिठाया जाता उन्हें कभी भी। दोनों से सेम क्वेश्चन की लिस्ट होगी और सेम से अलग अलग पूछा जाएगा, और वहां पे ये कहा जाएगा कि तेरे दोस्त ने ये बोल दिया, और उसे कहा जाएगा कि तेरे दोस्त ने ये बोल दिया, जबकि बोला किसी ने कुछ नहीं होता। और दूसरा, पिटाई क्या हो रही होती है, किसी थर्ड पर्सन की हो रही होती है, और उसे ये कहा जा रहा होता है देख तेरे दोस्त की आवाजें आ रही हैं। ये पुलिस का क्या होता है, एक तरीके से मेंटल गेम होता है, जिसको वो टॉर्चर कहते हैं, कि मारेंगे नहीं वो आपको, बिना मारे भी क्या करेंगे आपसे, सारी बात निकलवा लेंगे वो। तो उनके ना तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, यानी डायरेक्टली उससे जाके मत पूछो, उसके बिहाफ पे क्या करो, किसी और से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो आपको पता चलेगी। ठीक है। द पर्सन टू whom these questions are put are known as a witness, और जिनसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, गवाह कहलाते हैं, विटनेस कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज यूजुअली कंडक्टेड बाय द पुलिस। वही बात आ गई, कौन कलेक्ट करता है सर ये वाली इंक्वायरी, पुलिस करती है। ठीक है। देखो सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड, सुटेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है, कहता है when concerned informant are unable to give the information due to their ignorance or they are not prepared to part with the information। मान लो हम ऐसे लोकल एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या वो जो क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे हो वो पढ़ भी नहीं सकते, तो वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, किसी और की जरूरत पड़ती है। वहां पे हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। when the area of investigation is very large, बहुत बड़ा एरिया है। when secret और sensitive information about the informant has to be gathered, जब हमें वहां पे जाके क्या करना है, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट का मतलब है मुझे किसी बच्चे के बारे में पता करना है, ठीक है, लेकिन उसे बताए बिना पता करना है, तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन हो गई, एक तरीके से सीक्रेट। तो मैं उससे तो नहीं पूछूंगा, किससे पूछूंगा, किसी दूसरे पर्सन से पूछूंगा। ठीक है। When the problem of investigation is complex and need expert opinion, कहता है जब जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसके ऊपर किसका ओपिनियन चाहिए सर, हमें यहाँ पे एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए। अब मेरिट्स क्या होंगे सर, जो ऊपर वाले के डीमेरिट्स थे ना वो क्या बन जाएंगे, सारे के सारे इसके मेरिट्स बन जाएंगे। अब देखो कैसे, उसके अंदर एरिया कैसा कवर होता था, छोटा, इसमें एरिया कैसा कवर होता है, वाइड, बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हो। वो क्या था सर, महंगा, ये क्या है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, लिखा है इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर। इसमें पैसे भी कम लगते हैं, टाइम भी कम लगता है, और मैन पावर भी क्या लगती है, फ्री फ्रॉम बायस, इसमें पक्षपात नहीं हो सकता। क्यों, जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो वो कौन है आपको नहीं पता, आंसर कौन दे रहा है आपको वो नहीं पता कौन है, तो आप इसमें पर्सनल बायस किसी भी तरीके का नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन, कहता है अंडर दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेशन कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। इसमें आपको बेटा एक्सपर्ट्स का क्या मिल जाता है, एक तरीके से ओपिनियन भी मिल जाता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या होंगे, जो उसके, एक तो बेटा इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्ट नहीं आती, कैसे आती है आपके पास, इनडायरेक्ट आती है, तो यानी इसमें रिलायबल ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो पर्सन नहीं दे रहा जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। लैक ऑफ एक्यूरेसी, वही चीज आ गई क्या सर, एक्यूरेसी की क्या आ गई, यहाँ पे कमी आ जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, पार्शियलिटी ऑफ अ विटनेस, यानी जो गवाही दे रहा है बेटा हो सकता है कि वो कोई पार्शियलिटी दिखा दे, कोई गलत न्यूज आपको दे दे जिसकी वजह से सामने वाले को दिक्कत हो। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, देखो बेटा सीधी सी बात है, आपके बारे में कोई पूछेगा तो आप एक बार को बताओगे, लेकिन दूसरे बारे के में पूछेगा तो कोई भी आज की डेट में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेंट है वो उस न्यूज के बारे में या उसके बंदे के बारे में कोई न्यूज ना देना चाहता हो आपको। फिर आता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वही चीज मैंने आपको बताई, क्या 10 अलग अलग बंदे भेजोगे तो आंसर भी क्या आएंगे आपके पास, सारे 10 अलग अलग ही आएंगे, कभी भी कॉमन आंसर, यूनिफॉर्म आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है।